Hello students, today we will learn about potassium cycle in soil, and in earlier lectures we have discussed about the potassium, what are the different form of potassium in soil. अब पोटेशियम की साइकिल क्या रहती है सॉइल में, इसको हम देखेंगे। उसी का ही एक्सप्लेनेशन एलेबोरेशन है जो मैंने पहला लेक्चर पोटेशियम का अपलोड किया है। तो आप पहले उस लेक्चर को देख लें कि क्या क्या फॉर्म होती हैं पोटेशियम की, और आज हम देखेंगे कैसे वो फॉर्म इक्विलिब्रियम में मेंटेन है और कैसे पोटेशियम साइकिल मेंटेन रहती है और कैसे ये डायनेमिक फॉर्म में है। पोटेशियम स्टैटिक फॉर्म में नहीं है। डायनेमिक फॉर्म मतलब कि कोई भी एक फॉर्म फिक्स नहीं है, आपस में इंटरचेंज होती हैं। तो जो हमने पहले बताया था कि जो फॉर्म है, चार फॉर्म कौन कौन सी है। मिनरल फॉर्म जो रॉक में रहता है, मिनरल्स में रहता है। नॉन अवेलेबल फॉर्म जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म जो इंटर लेयर फिक्सेशन में है। फिर एक्सचेंजेबल फॉर्म जो क्ले लेयर के आउटर सरफेस पे है, प्लेनर पोजीशन पे है या एज पोजीशन पे है या इनर पोजीशन पे है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड है। और फोर्थ वन इज सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये तो चार फॉर्म है, लेकिन जो पोटेशियम की साइकिल जो सॉइल में रहती है उसको हम देखते हैं कि ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है और ये क्रॉप्स हैं, और ये जो है सॉल्यूशन के है। मान लेते हैं सॉल्यूशन पोटेशियम है, के सॉल्यूशन पोटेशियम। तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्म जो रॉक्स, सबसे पहले जो सॉइल में जो है वो रॉक्स हैं। रॉक्स की वेदरिंग होके ही सारे मिनरल्स जो हैं रिलीज हुए हैं। तो जो मिनरल का सोर्स है वो क्या है, रॉक्स हैं। तो हम कह सकते हैं मिनरल फॉर्म। मिनरल तो जो पोटेशियम के जो मिनरल हैं वो फेल्सपार है, माइका है, मस्कोबाइट है, बायोटाइट है। तो मेनली कौन सा है, फेल्सपार। ये सबसे बड़ा सोर्स है फेल्सपार। इसमें करीब 14% के रहता है। दूसरा सोर्स माइका है, इट कंटेन अबाउट 10% के। अब क्या होगा कि इस मिनरल फॉर्म से जो मिनरल्स हैं, जो रॉक्स हैं, इससे जो है वेदरिंग होगी। वेदरिंग आप जान रहे हैं, जो धीरे धीरे रॉक्स टूटेंगी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। उससे क्या होगा, पोटेशियम रिलीज होगा। लेकिन जब ये पोटेशियम रिलीज होता है, इसके अंदर कई तरह के साल्ट्स होते हैं मिनरल्स में। पोटेशियम के कई तरह के बहुत के AlSiO3 के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सल्फेट में हो सकते हैं, सिलिकॉन के साथ अटैच रहते हैं। तो वेदरिंग के बाद क्या होगा, ये पोटेशियम आयन रिलीज होंगे। लेकिन जब ये पोटेशियम आयन रिलीज होते हैं तो जो सिलिकेट क्ले हैं, जो दूसरे क्ले मिनरल्स हैं लाइक वर्मिकुलाइट है या इलाइट है, पर्टिकुलरली 2:1 टाइप क्ले में क्या होता है, ये क्ले के इंटर स्पेस में जाके फिक्स हो जाता है। क्यों फिक्स हो जाता है इसको मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि जो इंटर क्ले लेयर स्पेस होती है, जो उसकी जो डिस्टेंस है पोटेशियम आयन की रेडियाई के बराबर होती है, तो उसमें जाके वो टाइटली फिक्स हो जाता है। और अमोनियम आयन की भी फिक्सेशन जो होता है वो इसी रीजन से होता है, क्योंकि उसकी आयनिक रेडियाई इसी क्ले लेयर के बराबर है। तो पोटेशियम और अमोनियम आयन की आयनिक रेडियाई सेम होने के कारण क्ले लेयर में वो फिक्स हो जाता है। अब ये जो फिक्सेशन होता है बहुत टाइटली होता है। तो ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये माना क्ले है, क्ले 2 शीट्स हैं, और इस 2 शीट्स के बीच में यहाँ पोटेशियम आयन क्या हो गए, फिक्स हो गए। ओके। अब ये जो वेदरिंग हुई, ये वेदरिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी रॉक्स की वेदरिंग हुई, पोटेशियम आयन रिलीज हो गया। बहुत इसमें ईयर्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। अब यहाँ पे आकर के क्ले मिनरल्स में फिक्स हो गया, लाइक इलाइट हो गया या वर्मिकुलाइट हो गए। वर्मिकुलाइट जो पर्टिकुलरली 2:1 टाइप के हैं उसमें ये फिक्स हो जाता है, और ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है। इसका मतलब कोई दूसरा आयन इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो दिस इज नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म। नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म। अब ये टाइटली हेल्ड है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ये कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। ये दूसरे आयन के साथ रिप्लेस होगा जब कभी इसमें स्वेलिंग होगी या फूलेगा या टूटेगा, एजेस टूट जाएं या कोई दूसरे प्रोसेस हो, कोई दूसरा आयन आए, तो ये यहाँ से रिलीज होता है। तो जो होने के बाद क्या होगा, ये जो है क्ले सरफेस के पे एड्सॉर्ब होगा तो एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ जाएगा, एक्सचेंजेबल फॉर्म। और एक्सचेंजेबल फॉर्म में क्या होता है, क्ले के सरफेस पर रहेगा, ऊपर सरफेस में रहेगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट होता है, इस तरह से देखिए पोटेशियम आयन ट्रैप हो चुका है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इस
प्रोसेस से फास्ट होता है, फिर भी ये क्या होता है, स्लो होता है। ये भी स्लो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट फास्ट प्रोसेस, इट इज़ स्लो, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसके कंपेरिजन में इट इज़ वेरी स्लो, और ये स्लो प्रोसेस है। अब ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ गया, सरफेस पे आ गया क्ले सरफेस की। अब एक्सचेंजेबल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड रहता है सरफेस पे, तो ये सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो हमें ऐसा लग रहा है कि मिनरल से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म आया, एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल से एक्सचेंजेबल फॉर्म आई, फिर सॉल्यूशन फॉर्म आई। लेकिन इसमें क्या होता है, बैक रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। जो सॉल्यूशन में आता है वो एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ जाता है और एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोटेशियम की, कि हमने जो पोटेशियम डाला सॉइल सॉल्यूशन में जो आया वो एक्सचेंजेबल फॉर्म में आया, और एक्सचेंजेबल से किस में हो गया, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर तो देखिए रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ये फिक्सेशन हो रहा है। अब अगर यहाँ का हम प्रोसेस देखें, एक्सचेंजेबल से जो हुआ ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस है, ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड था सरफेस पे, ये मान लीजिए क्ले सरफेस थी, इसके ऊपर हेल्ड था, वो सॉल्यूशन में आ गया। और ये जो है सॉर्प्शन प्रोसेस है, ये जो आएंगे डिसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन प्रोसेस बनेगा। तो ये जब भी कोई हम फर्टिलाइजर डालते हैं सॉल्यूशन में आता है, और फिर इसके ऊपर क्ले सरफेस पे आ जाता है, क्ले सरफेस से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में बन जाता है। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म से अब ये प्लांट का इसमें अपटेक हुआ, ये प्लांट अपटेक हो जाएगा, ओके। और फिर प्लांट से ही फिर से जो है रेजिड्यू फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर में, ये फिर से सॉइल में आएगा, और जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में आते ही क्या है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगा, फिर नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब हम फर्टिलाइजर से डालते हैं, कोई फर्टिलाइजर डालना है, एमओपी डालना है, तो ये सीधे सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं और ये फिर इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, और अच्छा दूसरा इसमें एक और प्रोसेस है रन ऑफ। रन ऑफ से जो है सॉइल जब मूव करती है तो वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ, तो उससे क्या होता है कि जब सॉइल मूव कर रही है तो सॉइल में जो पोटेशियम है, क्योंकि ये सारा पोटेशियम सॉइल में ही तो है, तो सॉइल मूव कर जाती है, बह जाती है, निकल जाती है, तो उसके साथ पोटेशियम भी निकल जाता है, तो इससे पोटेशियम का लॉस ये हो जाता है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि पोटेशियम की किस तरह से साइकिल चल रही है। तो यहां आपने देखा कि हमने कोई फर्टिलाइजर डाला, कि एमओपी डाला, और सॉल्यूशन में आया और तुरंत कहाँ हो जाएगा, ये सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और फिर एडजॉर्प्शन होकर के ये क्ले लेयर में फिक्स हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोटेशियम के साथ है, पोटेशियम फिक्सेशन इन सॉइल। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। फास्फोरस के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कंपाउंड्स बनाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेता है, आयरन या एल्युमिनियम के साथ या कैल्शियम के साथ। नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लीच कर जाती है। अब इसमें लीचिंग की भी पॉसिबिलिटी है पोटेशियम में, कि जो सॉल्यूशन में पोटेशियम रहता है, पोटेशियम K+ आयन में रहता है। तो अब अगर सॉइल में ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं आ पाया, मान लीजिए सॉइल सैंडी है जिसमें क्या है CEC बहुत कम है या एक्सचेंज साइट्स बहुत कम है, तो क्या होता है, ये लीचिंग इसकी हो जाती है। तो हालांकि ये लीचिंग बहुत कम सॉइल में होती है, जैसे सैंडी सॉइल में होती है लीचिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम है। अगर क्ले टाइप की सॉइल है जिसमें CEC ज़्यादा है, एक्सचेंज साइट ज़्यादा है, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और लीचिंग नहीं होगी। लेकिन सैंडी सॉइल्स में CEC बहुत कम होती है और लीच कर जाती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा मक सॉइल है तो उसमें एक्सचेंज साइट्स तो होती हैं, लेकिन उन एक्सचेंज साइट के साथ पोटेशियम की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो उससे भी पोटेशियम की लीचिंग होती है। तो ऐसी मक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल जिनमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं हो पा रही है पोटेशियम की, मतलब टाइटली उसको हेल्ड नहीं कर पा रहा है, हो जाएगी। या ह्यूमिड कंडीशन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी ये पोटेशियम की लीचिंग हो जाती है। तो ये एक पोटेशियम साइकिल बन रही है। तो इसमें हम देखिए ये वेरी स्लो प्रोसेस, और उसके बाद ये स्लो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होता है, चाहे उसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है चाहे उसका डिसॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर हम ये देखें कि ये जो फॉर्म है, देखिए ये जो फॉर्म आ रही है, मिनरल फॉर्म एंड नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म, ये नॉन अवेलेबल फॉर्म है।
नॉन अवेलेबल फॉर्म। ओके, अब ये देखिए नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म टू एक्सचेंजेबल फॉर्म है, ये अवेलेबल फॉर्म है लेकिन रिएडली अवेलेबल फॉर्म नहीं है, ये स्लोली अवेलेबल फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है, ये मैंने बताया एक तो नॉन अवेलेबल फॉर्म हो गई जो मिनरल फॉर्म में है, दूसरा जो है स्लोली अवेलेबल। स्लोली अवेलेबल फॉर्म कहां रहेगी? स्लोली अवेलेबल जब नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल में जाएगी, और जब ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगी तब ये रिएडली अवेलेबल फॉर्म है। रिएडली अवेलेबल फॉर्म जो तुरंत हो रही है, रिएडली अवेलेबल। तो ये देखिए जो नॉन अवेलेबल फॉर्म है ये करीब 90 to 98% रहती है, 90 to 98%। इसका मतलब कि पोटेशियम सॉइल में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन क्या है ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ये अवेलेबल केवल वेदरिंग प्रोसेस से होता है और ये वेदरिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। तो पोटेशियम के रिजर्व तो हैं सॉइल में लेकिन वो विद द टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको हम रिजर्व फॉर्म भी कह सकते हैं। रिजर्व, ये जो मिनरल वाली फॉर्म है उन्होंने रिजर्व फॉर्म, रिजर्व है सॉइल में लेकिन बहुत स्लोली अवेलेबल है। और जो ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है ये करीब 1 to 10% रहती है, 1 to 10%। और रिएडली अवेलेबल फॉर्म इज ओनली 0.2 to 1%। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 100 kg अगर पोटेशियम हम देखें टोटल सॉइल में, तो 90 to 98 की कहाँ है? मिनरल फॉर्म में है, फेलिस्पार में है या माइका में है, दूसरी रॉक्स में है। और 1 to 10 kg कहाँ है? फिक्स हो चुका है क्ले मिनरल्स में। और 0.2 to 1 kg, केवल 1 kg, मैक्सिमम 1 kg ही सॉल्यूशन फॉर्म में है। और एक्चुअली प्लांट कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं? सॉल्यूशन से एब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ पोटेशियम का सॉल्यूशन में होना जरूरी है, नहीं तो प्लांट उसका अपटेक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पोटेशियम साइकिल इस तरह से रहती है। और ये जो सारे प्रोसेस हैं ये फिक्स नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो नहीं निकलेगा। ये प्रोसेस चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इंटरचेंज चलते रहते हैं। तो अब जैसे ही सॉल्यूशन से देखिए इसमें डायनेमिक्स कैसे नजर आती है। जैसे ही प्लांट अपटेक करेगा पोटेशियम का, तो क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन फॉर्म को मेंटेन करने के लिए क्या होगा? जो एक्सचेंज फॉर्म पे होगा, जो क्ले की सरफेस पे जो है वो पोटेशियम क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन में आएगा, ताकि उसका प्लांट अपटेक करें। तो जैसे ही यहां से कम होगा तो ये कुछ यहां से रिलीज होगी, तो डायरेक्शन इस उसमें चलेगी, नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल देन सॉल्यूशन। अगर हमने फर्टिलाइजर डाला, माना एमओपी डाला, केसीएल डाला या पोटेशियम सल्फेट डाला, तो क्या होंगे? उसमें के आयन आ जाएंगे, पोटेशियम आयन आ जाएंगे। तो जैसे ही इसमें आयन आएंगे ये तुरंत क्या हो जाएंगे? इस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर ये जाकर के प्रोसेस से फिक्स हो जाएंगे। तो फिर डायरेक्शन इस तरह से चलने लगेगी रिएक्शन की। तो सॉल्यूशन में कभी भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा होता है तुरंत एड्जॉर्ब हो जाता है, और एड्जॉर्ब होने के बाद नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए यहाँ तक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता कि नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म रॉक में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। तो वेदरिंग के बाद जो है प्रोसेस रिवर्सिबल होने लगते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोटेशियम के साथ है, दैट इट कन्वर्टेड इनटू नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन ये धीरे धीरे करके रिलीज होती है। तो सॉइल में है और प्लांट को अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो पोटेशिक फर्टिलाइजर होते हैं हम उसको बेसल डोज देते हैं। मतलब हम जब क्रॉप की सोइंग कर रहे होते हैं तो हम डाल देते हैं, ताकि जो उसको फिक्स होना है पहले वो फिक्स हो जाए, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉप एज बढ़ेगी विद द टाइम ये क्या होता रहेगा? रिलीज हो जाएगा और प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पोटेशियम इस तरह से मेंटेन रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर रन ऑफ ज़्यादा हो रहा है सॉइल से, तो धीरे धीरे वो पोटेशियम रिजर्व भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और सॉइल डिप्लीट कर जाएगी। तो रन ऑफ को रोकना बहुत जरूरी है किसी भी उसमें, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। और इसी सॉइल चली गई तो सब कुछ चला गया, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले गए। तो एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये भी रहती है। और अब जब ये सॉल्यूशन में के आ जाता है तो प्लांट को जो ये अवेलेबल होता है ये मास फ्लो के थ्रू नहीं होता है। सॉल्यूशन में है लेकिन मास फ्लो के थ्रू नहीं होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। और डिफ्यूज़न डिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है। तो बहुत ही कम मूवमेंट कर पाता है डिफ्यूज़न में, और इस कारण से क्या होता है? ये प्रॉब्लम्स इसके अपटेक में फिर आती हैं। जब इसके फैक्टर्स पढ़ाएंगे
तब इसको बताएंगे कि डिफ्यूज़न को जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वही पोटेशियम के उसको अफेक्ट करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि फास्फोरस और पोटेशियम दोनों ही डिफ्यूज़न से अवेलेबल होते हैं, मास फ्लो के थ्रू नहीं होते हैं। इस कारण से इनकी जो डिस्टेंस होती है मूव करने की, जो चलते हैं पोटेशियम सॉइल में, बहुत कम चल पाता है। इसी कारण से इसके अपटेक में प्रॉब्लम रहती है और इसी कारण से इसकी यूज इफिशिएंसी जो है बहुत कम है। हम जितना डालते हैं उतना वो प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाता है और इस कारण से रिकवरी जिसे हम कहते हैं वो भी क्या है, कम है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से साइकिल होती है और क्या हमारा मैनेजमेंट हो सकता है। तो एक मैंने मैनेजमेंट बताया कि हम शुरू में डाल दें ताकि इसके फिक्सेशन क्या हो, कम हो, फिक्सेशन तो हो लेकिन विद द टाइम अवेलेबल हो जाए। दूसरा, हम पूरे सॉइल में पोटेशियम को ना डालें, क्योंकि पोटेशियम को डालेंगे उतना क्या होगा, एक्सचेंजल फॉर्म होगी, नॉन एक्सचेंजल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बैंड भी अप्लाई हम कर सकते हैं। दूसरा कि अगर जहाँ लीचिंग ज़्यादा होती है वहाँ हम स्प्लिट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। पहले हमने सोइंग के टाइम पे डाल दिया, बाद में हमने 30 या 35 दिन बाद डाला, नहीं तो हमने एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है सैंडी सॉइल है तो ये पूरा लीच कर जाए। तो इस तरह से हम पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो विंटर सीजन रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो ये चूंकि डिफ्यूज़न से अवेलेबल हो रहा है तो लो टेम्परेचर होने की वजह से डिफ्यूज़न भी क्या होता है, कम होता है। डिफ्यूजन कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, पोटेशियम को अप्लाई करें, पोटेशियम फर्टिलाइजर को क्वांटिटी को बढ़ा दें तो भी वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको बताया पोटेशियम साइकिल इन सॉइल। और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को और स्टूडेंट्स का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।